हेलो दोस्तों, इससे पूर्व हमने मोंटेस्क्यू के जीवन परिचय का अध्ययन किया था। मोंटेस्क्यू एक फ्रांसीसी विचारक था जिसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। अर्थात मोंटेस्क्यू को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। इससे संबंधित नेट की एग्ज़ाम हो या फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए हम मोंटेस्क्यू के द्वारा दिए गए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विस्तार से अध्ययन करते हैं। शक्ति पृथक्करण से अभिप्राय है कि सरकार के तीनों अंगों की शक्तियां पृथक पृथक होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए। सरकार के अंग तीन होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मोंटेस्क्यू ने कहा था कि अगर तीनों शक्तियां अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में निहित होंगी तो वह व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। और मोंटेस्क्यू ने कहा है कि शक्ति ही शक्ति का दुरुपयोग करती है। इस प्रकार शक्ति पृथक्करण से नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो कानून बनाता है वही कानूनों को लागू करता है और वही कानूनों की व्याख्या करता है। तो वह व्यक्ति अपने हित में भी कानून बना सकता है, अपने हित में लागू कर सकता है, अपने हित में उनकी व्याख्या कर सकता है। इस प्रकार वह दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों का हनन कर सकता है। इसलिए मोंटेस्क्यू ने कहा है कि शक्ति पृथक्करण के माध्यम से सरकार के तीनों अंगों में समतोलन या संतुलन होना चाहिए। अर्थात सरकार की संपूर्ण शक्तियाँ या तीनों अंगों की शक्तियाँ एक व्यक्ति में निहित न करके अलग अलग व्यक्तियों में निहित होनी चाहिए, जिससे एक अंग का दूसरे अंग पर नियंत्रण बना रहे। एक अंग अत्यधिक शक्तिशाली भी नहीं बनेगा और जिसके कारण वह दूसरे अंग की शक्तियों का हनन भी नहीं करेगा। इस प्रकार मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण एवं संतुलन की भी बात की थी। तो आइए हम इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत मोंटेस्क्यू ने दिया था। अर्थात शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू ने दिया था। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की प्रथम सुंदर और वैज्ञानिक व्याख्या मोंटेस्क्यू द्वारा की गई है। अर्थात शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या मोंटेस्क्यू के द्वारा की गई। इस फ्रांसीसी विचारक ने कहा कि सत्ता का मद, अर्थात सत्ता का जो अहम है, मद है, अभिमान है, पतन का निश्चित मार्ग है। अर्थात अगर सत्ता का मद उत्पन्न हो जाता है तो यह पतन का निश्चित मार्ग है। अर्थात अभिमान जो सत्ता का उत्पन्न हो जाता है यही पतन का निश्चित मार्ग है। इसके पतन को रोकने के लिए समतोलन या संतुलन आवश्यक है। अर्थात मोंटेस्क्यू ने कहा है कि सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों के बीच संतुलन और नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। इसका अर्थ उसने समतोलन मतलब सभी की समान होनी चाहिए, या संतुलन एक दूसरे की शक्तियों पर एक दूसरे अंग का नियंत्रण होना चाहिए, जिससे किसी भी सरकार के एक अंग की शक्तियां अत्यधिक न बढ़ सकें और ऐसा भी न हो कि दूसरे की शक्तियां बिल्कुल समाप्त ही हो जाए। स्वतंत्रता तभी बनी रह सकती है जब कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका अपना कार्य अलग अलग संपादन करें। अर्थात सरकार के तीनों अंग अपना अलग अलग कार्य संपादन करें, अलग अलग कार्य करें तथा एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र पर हावी न हो। अर्थात एक दूसरे के अधिकारों का हनन न करें, एक दूसरे के अधिकारों को समाप्त न करें। सरकार का एक अंग यदि दूसरे अंग के कार्य में हस्तक्षेप न करे तो शक्ति का संतुलन रह सकता है। अर्थात सरकार का एक अंग किसी दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, दूसरे की शक्तियों का हरण न करे, तो ऐसी स्थिति में सरकार के तीनों अंगों के बीच संतुलन रह सकता है, संतुलन स्थापित हो सकता है। मोंटेस्क्यू ने यह मत प्रकट किया कि जहां विधि निर्माण और कार्यकारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में केंद्रित होंगी, अर्थात कानून निर्माण की शक्ति और कानून को लागू करने की शक्ति जब एक ही व्यक्ति में केंद्रित होगी, वह किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं रह सकती। अर्थात वहाँ किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं रह सकती। अर्थात
कानून बनाने वाला व्यक्ति ही कानूनों को लागू करेगा तो वहाँ किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं रह सकती, क्योंकि एक ही व्यक्ति कानून निर्माता भी होगा और कानून को क्रियान्वित करने वाला भी, क्योंकि वह अपने हित में ही कानून बनाएगा और अपने हित में ही लागू करेगा। इसी प्रकार यदि विधायी और न्यायिक शक्तियों का संचय भी एक ही व्यक्ति के हाथों में कर दिया जाएगा तो प्रजा अपने जीवन और सुरक्षा सुरक्षित नहीं रह सकेगी। अर्थात जब कानून बनाने वाला ही कानून की व्याख्या करेगा तो वह सदैव अपने हित में व्याख्या करेगा और दूसरे के अधिकारों और स्वतंत्रता का हरण कर लेगा, क्योंकि विधियों का निर्माण करने वाला ही विधियों की व्याख्या करके न्याय का निर्णायक बन जाएगा। अर्थात विधायी और कार्यकारी शक्तियां जब एक ही व्यक्ति में निहित होंगी या न्यायिक शक्तियां भी एक ही व्यक्ति में निहित हो जाएंगी तो ऐसी स्थिति में विधियों का निर्माण करने वाला ही विधियों की व्याख्या करके न्याय का निर्णायक बन जाएगा। अर्थात कानून बनाने वाला ही जब न्यायाधीश बन जाएगा तो वह अपने हित में व्याख्या करेगा। इसी तरह कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी शक्तियों का भी एक ही व्यक्ति स्वामी रहेगा तो स्वतंत्रता की रक्षा असंभव है। अर्थात कानून लागू करने वाला और कानून की व्याख्या करने वाला व्यक्ति एक ही होगा या कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी शक्तियों का भी एक ही व्यक्ति स्वामी रहेगा तो स्वतंत्रता की रक्षा असंभव हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति अपने हित में कानून लागू करेगा और उनके अपने हित में व्याख्या कर देगा, क्योंकि एक ही संस्था अभियोक्ता भी होगी और न्यायाधीश भी। यदि विधायी, कार्यकारी और न्यायिक सभी कार्यों का समर्पण एक ही व्यक्ति के हाथों में होगा तो विनाश निश्चित। अर्थात मोंटेस्क्यू ने कहा है कि कानून का निर्माण करने, कानून को लागू करने और कानून की व्याख्या करने आदि सभी कार्यों का समर्पण जब एक ही व्यक्ति के हाथों में होगा तो विनाश निश्चित है। अर्थात विनाश निश्चित रूप से हो जाता है। संक्षेप में मोंटेस्क्यू का सूत्र यह था कि कानून निर्माण करने, क्रियान्वित करने और कानून की व्याख्या करने अर्थात शासन के तीनों अंगों की शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथों में होना या एक ही व्यक्ति में केंद्रीकरण का अधिकार दुरुपयोग करने वाला होता है। अर्थात तीनों अंगों की शक्तियाँ जब एक ही व्यक्ति में निहित हो जाएंगी तो अधिकारों का दुरुपयोग होगा, अर्थात शक्ति के अधिकार का दुरुपयोग होगा। मोंटेस्क्यू का मानना था कि सरकार के विभिन्न अंग पृथक पृथक रहें, अर्थात सरकार के तीनों जो अंग हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों पृथक पृथक रहें और कोई किसी दूसरे अंग या उसके क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप न करे। सरकार के जो तीनों अंग हैं उनके अधिकार क्षेत्र अलग अलग हों और तीनों अंग किसी दूसरे अंग के क्षेत्र में या क्षेत्राधिकार में अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसे ही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। मोंटेस्क्यू ने शक्ति संतुलन एवं नियंत्रण की बात भी करता है। मोंटेस्क्यू का विचार था शक्ति शक्ति का विरोध करती है। मोंटेस्क्यू ने कहा है कि शक्ति शक्ति का विरोध करती है, एक शक्ति दूसरी शक्ति का विरोध करती है। सरकार के तीनों अंगों की शक्तियाँ इस प्रकार रखी जाएं, अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ इस प्रकार रखी जाएं कि एक शक्ति दूसरे अंग की शक्ति के मुकाबले संतुलन और प्रतिरोध उत्पन्न करती रहे, अर्थात एक दूसरे की शक्तियों पर नियंत्रण करती रहे। सरकार के तीन अंग होते हैं जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें आपस में नियंत्रण और संतुलन पाया जाता है। इसमें मान लीजिए व्यवस्थापिका कानून बनाने का कार्य करती है, लेकिन कानून या कोई भी विधेयक जब तक कानून का रूप नहीं लेता जब तक कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। इसलिए व्यवस्थापिका अपनी इच्छा से कानून का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि कार्यपालिका का नियंत्रण पाया जाता है। दूसरी बात कि कार्यपालिका के कार्यों पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है, क्योंकि संबंधित मंत्री से व्यवस्थापिका में प्रश्न पूछ करके उसके कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। जबकि संसदीय शासन प्रणालियों में
कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका में से किया जाता है। इस प्रकार व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण पाया जाता है। इस प्रकार कार्यपालिका ऐसे कानूनों को लागू नहीं कर सकती जिनके जो व्यवस्थापिका की सहमति से नहीं बने हों। उसी प्रकार जैसे कार्यपालिका है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है या न्यायपालिका का गठन करती है, तो कार्यपालिका अगर ऐसे कानूनों को लागू कर देती है जिसमें नागरिकों की स्वतंत्रता अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायपालिका इन पर नियंत्रण स्थापित कर देती है, अर्थात ऐसे कानूनों को न्यायपालिका अवैध घोषित कर देती है। इस ऐसे ही कार्यपालिका का न्यायपालिका पर भी नियंत्रण होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, अतः इन पर नियंत्रण पाया जाता है। वैसे व्यवस्थापिका का नियंत्रण कार्यपालिका पर होता है और कार्यपालिका का नियंत्रण व्यवस्थापिका पर होता है। वैसे ही कार्यपालिका का न्यायपालिका पर और न्यायपालिका का इस पर। तो इनमें क्या है कि एक की शक्ति का दूसरी की शक्ति का विरोध करती है। इस प्रकार इनके आपस में शक्ति संतुलन स्थापित हो जाता है, अर्थात एक दूसरे की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित भी होता है। इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के तीनों अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन की स्थिति का वर्णन किया है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आलोचना, अर्थात कुछ विचारकों ने मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आलोचना भी की है, जो इस प्रकार है। पहली आलोचना है कि व्यावहारिक दृष्टि से शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं है, अर्थात व्यावहारिक दृष्टि से शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं है, अर्थात सरकार के तीनों अंगों की शक्तियां अलग अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि सरकार के अंग आपस में संबंधित होते हैं। दूसरी आलोचना है शासन के तीनों अंगों में इतनी व्यापक घनिष्ठता पाई जाती है कि उनका पूर्ण विभाजन अव्यावहारिक है, अर्थात जैसे संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का गठन किया जाता है और कार्यपालिका के द्वारा न्यायपालिका का गठन किया जाता है या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार सरकार के जो तीनों अंग हैं वो उनमें व्यापक घनिष्ठता पाई जाती है कि उनका पूर्ण विभाजन अव्यावहारिक है, हम उनका पृथक्करण नहीं कर सकते। इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू का ये सिद्धांत है वो उचित नहीं है। तीसरी आलोचना है मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की व्याख्या भ्रामक आधार पर प्रस्तुत की थी, अर्थात मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि अगर सरकार के तीनों अंगों की शक्तियां अलग अलग नहीं होंगी तो ये एक व्यक्ति में एकत्रित हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में सरकार की जो शक्तियां हैं या शक्तियों और शक्ति सत्ता का पूर्ण दुरुपयोग होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि शासन की सभी शक्तियां एक व्यक्ति में निहित नहीं हो सकती हैं। इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत एक भ्रामक आधार पर था। चौथी आलोचना है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपने विशुद्ध अथवा पूर्ण रूप में सरकार की कार्य क्षमता को नष्ट करने वाला है, अर्थात सरकार के तीनों अंगों की शक्तियां पृथक पृथक कर दी जाएंगी और आपस में उनकी शक्तियां संबंधित नहीं होंगी, तो सरकार के जो मूल स्वरूप है उसको ही नष्ट कर दिया जाएगा। अपने आप में यह शक्ति पृथक्करण के द्वारा सरकार का जो मूल स्वरूप है वो ही नष्ट हो जाएगा। पांचवी आलोचना है शक्ति पृथक्करण की धारणा भ्रामक है कि सरकार के सब अंग समान है, अर्थात ये शक्ति पृथक्करण की धारणा समान है, भ्रामक है, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू सरकार के तीनों अंगों को समान मानता है, जबकि सरकार के तीनों अंग समान होते नहीं हैं और अपने क्षेत्र में स्वतंत्र, अर्थात वो यह मानता है कि सरकार के तीनों अंग अपने क्षेत्र में स्वतंत्र भी होते हैं, लेकिन वास्तव में व्यवस्थापिका तीनों अंगों में अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। जबकि देखा जाए तो व्यवस्थापिका तीनों अंगों में अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात व्यवस्थापिका जो होती है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है और उसी में इसलिए वह कार्यपालिका और न्यायपालिका से अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होती है तथा विधायी और वित्तीय शक्तियों द्वारा दूसरे अंगों पर नियंत्रण होता है, अर्थात व्यवस्थापिका का कानून निर्माण करने और वित्तीय शक्तियां प्राप्त होने के कारण व्यवस्थापिका का कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। अगली जो आलोचना है, छठी आलोचना, यह कार्यों का विभाजन है, शक्ति विभाजन नहीं, अर्थात मॉन्टेस्क्यू ने जो सिद्धांत दिया है वो सिर्फ कार्यों का विभाजन है, शक्ति विभाजन नहीं, क्योंकि शक्तियों का विभाजन संभव नहीं है।
यह कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें तथा अपने मित्रों को शेयर करें।